महेश जी गुमसुम से खड़े थे। पत्नी की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे शब्दों पर जोर देते हुए बोले, क्या तुम सच कह रही हो मीरा? पहले मुझे भी विश्वास नहीं था जी, लेकिन जिस उम्र से हमारी बेटी निशा गुजर रही है, उस उम्र से मैं भी गुजर चुकी हूँ और उसके रंग ढंग देखकर मैं समझ गई हूँ कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। मीरा परेशान लहजे में बोली। महेश जी की आंखों में एक सवाल था, वो कैसे? मीरा उनकी आंखों की भाषा समझ गई। बोली, निशा सुबह घर से जल्दी निकलती है, शाम को देर से घर आती है। पूछने पर उसने बताया कि टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर ली है, जबकि इसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं है। उसने इस बारे में हमसे पूछा भी नहीं था। अब वो घर में भी अकेली रहना पसंद करती है, गुमसुम सी रहती है। जब देखो अपना मोबाइल लिए कमरे में बंद रहती है। उससे बात की तुमने? महेश जी ने चिंतित स्वर में पूछा तो मीरा बोली, अभी नहीं, पहले आपको बताना ठीक समझा। लड़की का मामला है, जल्दबाजी में बात बिगड़ सकती है। हमारा बेटा तो पहले ही हमसे दूर हो चुका है। अब बेटी को खो देने का मतलब है अपने पूरे संसार को खो देना। महेश जी विचारों के समुद्र में गोता लगाने लगे। ये कैसी हवा चल रही है आजकल? बच्चे अपने माँ बाप के साय से दूर होते जा रहे हैं। वयस्क होते ही प्यार की डगर पर चल पड़ते हैं, फिर माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर लेते हैं। जैसे चिड़िया का बच्चा पंख निकलते ही अपने जन्मदाता से दूर चला जाता है, अपने घोंसले में कभी लौट कर नहीं आता। उसी तरह आज की पीढ़ी के बच्चे जवान होने से पहले ही नासमझ प्यार के संसार में डूब जाते हैं, अपनी मर्जी से शादी करते हैं और अपना घर बसाकर अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं। महेश जी और मीरा के इकलौते बेटे ने भी यही किया था। आज वे दोनों अपने बेटे से दूर थे और बेटा भी उनकी कोई खोज खबर नहीं लेता था। इसमें गलती किसकी थी? महेश जी की, उनकी पत्नी की या उनके बेटे की? कहना मुश्किल था। महेश जी ने पहले ध्यान नहीं दिया था, इसके बारे में सोचा तक नहीं था। लेकिन आज जब उनकी इकलौती बेटी भी किसी के प्यार में रंग चुकी है, किसी के सपनों में खोई है, तो वो ये सब सोचने पर विवश हैं। उनका बेटा प्रतीक एमबीए कर चुका था, बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। एमबीए करते ही उसे एक लड़की से प्रेम हो गया। तब तक उसने घर में बताया नहीं था। नौकरी मिलते ही माता पिता को अपने प्यार के बारे में बताया। महेश जी और मीरा को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उनका इकलौता बेटा था, जिसे लेकर उनके अपने सपने थे। हालांकि वे आधुनिक थे, नए जमाने के चलन से भी वाकिफ थे, लेकिन भारतीय मानसिकता को पूरी तरह से छोड़ पाना आसान नहीं होता। अपने इकलौते बेटे की वे धूमधाम से शादी करना चाहते थे। वे उसे कामधेनु गाय समझते थे। उसकी शादी में बहुत अच्छा दहेज मिलता। इसी उम्मीद में अपने एक रिश्तेदार से उसकी शादी की बात भी कर रखी थी। मामला एक तरह से पक्का ही था। माँ बाप यहीं पर गलती कर जाते हैं। अपने जवान बच्चों के बारे में अपनी मर्जी से फैसले ले लेते हैं। बच्चों की भावनाओं का उन्हें ख्याल नहीं रहता। वे अपने बच्चों को एक जड़ वस्तु समझते हैं, जो बिना चूं चपड़ किए उनकी हर बात मान लेंगे। लेकिन जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, तब अपने जीवन के बारे में वे खुद फैसले लेना पसंद करते हैं। वे अपना जीवन अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं और यही माता पिता और बच्चों के बीच टकराव के हालात पैदा हो जाते हैं। जबकि समस्या का सही हल ये है कि प्रेम विवाह का विरोध करने की जगह हमें ये देखना चाहिए कि वो रिश्ता दोनों के लिए सही और स्वस्थ हो। जब हम बच्चों पर विश्वास करेंगे और उनकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे, तो हमारे परिवार में भी खुशहाली बनी रहेगी। लेकिन एक आम माता पिता की तरह महेश जी और मीरा ने भी प्रतीक के फैसले को पूरी तरह से नकार दिया। जब प्रतीक ने अपने प्यार के बारे में उन्हें बताया, तो उनके कान खड़े हो गए। चौंकना लाजमी था। बेटी पर वो अपना अधिकार समझते थे। महेश जी और मीरा ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर प्रतीक की तरफ। वो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था।
माँ बाप से अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए। प्यार उसने ज़रूर किया था, लेकिन वो उनकी सहमति से ही शादी करना चाहता था। अगर वे मान जाते तो ठीक था, अगर नहीं तब भी उसने तय कर रखा था कि अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। जिसको प्यार किया था वो उसे धोखा नहीं देगा, उसके अपने माँ बाप माने या न माने। ये सुनते ही महेश जी तो गुस्से में तमतमाने लगे थे और प्रतीक को बहुत डांटा भी था। तब मीरा ने प्रतीक को समझाने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन बेटे, हमने तो तुम्हारी शादी के बारे में कुछ और ही सोच रखा है। अब वो बेकार है माँ। मैंने अपनी पसंद की लड़की देख ली है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसी से शादी करूँगा। हम दोनों ने एक साथ एमबीए किया था, अब साथ ही नौकरी भी कर रहे हैं और अपना जीवन भी हम एक साथ ही बिताएंगे। लेकिन हमारे सपने? मीरा ने गुस्से से भरे स्वर में विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक की दृढ़ता के सामने वो कमजोर पड़ गई। मीरा की आवाज में कोई दम नहीं था। उसे लगा वो हार जाएगी। मम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे ही माँ बाप का सपना होते हैं। अगर मैं खुश हूं तो आपके सपने साकार हो जाएंगे, वरना सब बेकार है। बेकार तो वैसे भी सब कुछ हो चुका है। मैं बंसल जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? महेश जी गुस्से में बोले। उनके साथ साथ सारे नाते रिश्तेदार हैं, वो भी हमसे अलग थलग हो जाएंगे। कोई किसी से अलग नहीं होता पापा। आप धूमधाम से मेरी पसंद की लड़की से मेरी शादी करें। रिश्तेदार 2 दिन बातें बनाएंगे, फिर भूल जाएंगे। लव मैरिज अब कोई नई बात नहीं रही। प्रतीक ने बहुत धैर्य से अपनी बात कही। महेश जी ने प्रतीक को समझाने की एक आखिरी कोशिश की। बेटे, तुम नहीं समझोगे। हम वैश्य हैं और हमारे समाज ने इस मामले में आधुनिकता की चादर नहीं ओढ़ी है। कितने लोग तुम्हारे लिए भागदौड़ कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। जिस दिन पता चलेगा कि तुमने गैर जाति की लड़की से शादी कर ली है, वो हमें समाज से बाहर कर देंगे। तुम्हारी छोटी बहन की शादी में भी तमाम अड़चनें आएंगी। उसकी भी लव मैरिज कर देना, प्रतीक ने सहजता से कह दिया। लेकिन महेश जी और मीरा के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। बेटे, एक बार फिर तुम अपने फैसले पर विचार करो। शायद तुम्हारा फैसला डगमगा जाए। हम उससे सुंदर लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ लाएंगे। मीरा ने फिर से उसे समझाना चाहा। ये सुनकर प्रतीक हंसा। मम्मी, ये मेरा आज का फैसला नहीं है। पिछले 3 सालों से हम दोनों का यही फैसला है। अब ये बदलने वाला नहीं है। आप अपने बारे में बताएं। आप हमारी शादी करवाएंगे या हम खुद कर लें? महेश और मीरा ने प्रतीक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो हैरान, भौचक्के के ठगे से बैठे थे। वे सभ्य समाज के लोग थे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते थे। बातों के माध्यम से उन्होंने मामले को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों न तो प्रतीक को मना पाए, न ही प्रतीक के फैसले से सहमत हो पाए। प्रतीक अगले दिन ही बेंगलुरु चला गया। बाद में पता चला उसने कोर्ट में अपनी प्रेमिका से शादी कर ली थी। वे दोनों जानते थे कि प्रतीक ने भले ही अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन वो उनके मन से दूर नहीं हुआ था। बस उनकी अपनी जिद थी और अपनी जिद के चलते ही अभी तक बेटे से उन्होंने संपर्क नहीं किया था। बेटे ने पहले 1-2 बार फोन किया था। महेश जी और मीरा ने उससे बात की थी, उसका हाल चाल भी पूछा, लेकिन उसको दिल्ली आने के लिए कभी नहीं कहा। फिर बेटे ने उन दोनों को फोन करना बंद कर दिया। पर अब शायद वो जिद टूटने वाली थी। निशा के साथ वो पहली वाली गलती नहीं दोहराना चाहते थे। महेश जी ने शांत भाव से कहा, मीरा, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। प्रेम के मामले में लड़कियां बहुत नासमझी और भावुकता से काम लेती हैं। अगर उन्हें लगता है कि माँ बाप उनके प्यार का विरोध कर रहे हैं तो बहुत गलत कदम उठा लेती हैं। या तो वे घर से भाग जाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। हमें ध्यान रखना है कि निशा ऐसा कोई कदम ना उठा ले। मीरा बेचैन हो गई। फिर क्या करें हम? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उससे बात करो। उसकी सारी बातें ध्यान से सुनो, उसके मन को समझने की कोशिश करो। शायद हम उसकी मदद कर सकें।
अगर वो समझ गई तो बहकने से बच जाएगी। उसके पैर गलत रास्ते पर नहीं पड़ेंगे। ये रास्ते बहुत चिकने होते हैं मीरा, फिसलने में देर नहीं लगती। ठीक है, मीरा ने थोड़ा आश्वस्त होकर कहा। इसके बाद मीरा ने देर नहीं की, जल्दी ही मौका निकाला, निशा से बात की। वो अपने कमरे में थी। मीरा ने कमरे में घुसते ही पूछा, बेटा क्या कर रही हो? निशा हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वो बिस्तर पर लेटी मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी। निशा के चेहरे के भाव बता रहे थे जैसे वो चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। मीरा सब समझ गई, लेकिन उसने धैर्य रखते हुए कहा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? निशा बीए के दूसरे साल में थी। ठीक ठाक चल रही है मम्मी, निशा ने अपने को संभालते हुए कहा। उसकी आंखें फर्श की तरफ थीं। वो माँ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। निशा जिन मनोभावों से गुजर रही थी मीरा समझ सकती थी। उसने बेटी को पलंग पर बैठाते हुए कहा, बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो निशा। मीरा भी बेटी के साथ पलंग के एक किनारे पर बैठ गई। उसे लग रहा था किसी लाग लपेट की जरूरत नहीं, मुझे सीधे मुद्दे पर आना होगा। निशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं क्या होने वाला था। मम्मी क्या कहेंगी उससे? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके मन में एक अपराध बोध था। मम्मी ने उसे फोन पर बात करते हुए देख लिया था। मीरा ने सीधे वार किया, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी मनोदशा समझ रही हूँ। इस उम्र में सबको प्यार होता है। प्यार शब्द पर मीरा ने ज्यादा जोर दिया। तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन बेटी इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहक जाती हैं। लड़के उनको बरगलाकर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। बाद में लड़कियों के पास बदनामी के सिवा कुछ नहीं बचता। वे बदनामी का दाग लेकर जीती हैं और मन ही मन घुलती रहती हैं। ये सुनकर निशा का दिल और जोर से धड़क उठा, पर वो चुपचाप अपनी माँ की बात सुनती रही। बेटी अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बताओ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे कदम गलत रास्ते पर पड़े। तुम नासमझी में कुछ ऐसा ना कर बैठो जो तुम्हारी बदनामी का कारण बने। अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ प्यार जैसा कोई चक्कर है तो हम शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। तुम खुलकर बताओ, क्या वो लड़का तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है? वो तुमको लेकर गंभीर है या बस खिलवाड़ करना चाहता है? निशा सोचने लगी, पर उसके मन में दुविधा और शंका के बादल मंडरा रहे थे। बताए या ना बताए, मम्मी उसके मन की बात जान गई हैं। अब वो उनसे कहाँ तक छिपाएगी? नहीं बताएगी तो उस पर बंदिशें लगने लगेंगी। उसने आगे आने वाली मुसीबतों के बारे में सोचा। उसे लगा कि माँ जब इतने प्यार और हमदर्दी से पूछ रही हैं तो उनको सब कुछ बता देना ही ठीक होगा। निशा खुल गई और धीरे धीरे उसने मम्मी को सारी बातें बता दी। गनीमत थी कि अभी तक निशा ने उस लड़के के साथ मर्यादा की कोई सीमा पार नहीं की थी। लड़के ने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वो उसके साथ होटल जाने को तैयार नहीं हुई। डर गई थी, इसलिए बच गई। ये सुनकर मम्मी ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली और बेटी को सांत्वना दी कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी। अगर लड़का और उसके घर वाले राजी हुए तो इसी साल उसकी शादी कर देंगे। निशा ने बताया, वो अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार करती है। उसके घर परिवार के बारे में वो बहुत कम जानती है। मीरा समझ गई कि वे दोनों बस प्यार के सुनहरे सपने देख रहे हैं, बिना पंखों के हवा में उड़ रहे थे, भविष्य के बारे में अनजान थे। उनके प्यार का परिणाम क्या होगा इसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। वे बस एक दूसरे के प्रति आसक्त थे। ये एक शारीरिक आकर्षण था जिसके कारण लड़कियां बेहद मुश्किल हालातों का शिकार बन जाती हैं। मीरा ने महेश जी को सब कुछ बता दिया। मामला सचमुच गंभीर था। निशा अभी नासमझ थी। उसके विचारों में समझदारी नहीं थी। उसकी उम्र अभी 20 साल थी। वो लड़का भी इतनी ही उम्र का होगा। दोनों का कोई भविष्य नहीं था। वे दोनों बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें संभालना होगा।
हालात गंभीर थे। मीरा और महेश जी का चिंतित होना स्वाभाविक था, लेकिन मीरा और महेश जी को कुछ नहीं करना पड़ा। मामला अपने आप सुलझ गया। संयोग उनका साथ दे रहा था। समय रहते निशा को अक्ल आ गई थी। उसकी मम्मी की बातों का उस पर ठीक असर हुआ था। निशा ने जब शिवम को बताया कि उसकी मम्मी को उनके प्यार के बारे में सब पता चल गया है, तो वो घबरा गया। इसमें घबराने की क्या बात है शिवम? मम्मी ने तुम्हारे पापा का फ़ोन नंबर और तुम्हारा पता मांगा है। वो तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात करना चाहती हैं। अरे मर गए, क्या तुम्हारे पापा को भी सब पता है? उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। जरूर पता होगा, मम्मी ने बताया होगा उनको। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करने में क्या हर्ज है? कभी ना कभी तो करते ही, कल की बजाय आज सही। निशा बहुत धैर्य से ये सब कह रही थी। अरे तुम नहीं समझती, ये कोई शादी की उम्र है हमारी? मेरे पापा तो जूतों से मेरी खोपड़ी गंजी कर देंगे। शादी तो दूर की बात है। वो हाथ मलते हुए बोला। अच्छा? निशा की अक्ल ठिकाने आ रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी। बोली, तुम मुझसे प्यार कर सकते हो तो शादी क्यों नहीं? प्यार माँ बाप से पूछ कर तो नहीं किया था ना? अगर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होते तो शादी भी उनसे पूछे बिना कर लो। आखिर हम बालिग हैं। क्या बकवास कर रही हो? शादी कैसे कर सकते हैं? वो चिल्लाकर बोला। अभी तो हम पढ़ रहे हैं। माँ बाप से पूछे बगैर हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, माँ बाप से पूछे बगैर तुम जवान कुंवारी लड़की को बरगला सकते हो, उसको झूठे प्रेम जाल में फंसा सकते हो, शादी का झांसा देकर उसकी इज्जत से खेल सकते हो। ये सब करने के लिए तुम बालिग हो, लेकिन शादी करने के लिए नहीं। वो रुआंसी हो गई। उसे मम्मी की बातें याद आ गई। सच कहा था उन्होंने कि इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहक जाती हैं। लड़के उनको बरगलाकर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। शिवम भी तो उसके साथ यही कर रहा था। समय रहते उसकी मम्मी ने उसे सचेत कर दिया था। वो बच गई। अगर थोड़ी देर और होती तो एक न एक दिन शिवम उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर ही लेता। कहाँ तक वो अपने आप को बचाती? वो तो उसके लिए पागल थी। शिवम इधर उधर ताक रहा था। निशा ने एक कोशिश और की। तुम अपने घर का पता और फ़ोन नंबर दो। तुम्हारे मम्मी पापा से पूछ तो लें कि वो इस रिश्ते के लिए राजी हैं या नहीं। क्या शादी शादी की रट लगा रखी है? वो दांत पीसकर बोला। हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं, शादी करने के लिए नहीं। नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। निशा दांत पीसकर बोली। अब उसकी आवाज में तल्खी आ गई थी। कमीने कहीं के, तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से ही न जाने कितनी लड़कियां अपनी इज्जत बर्बाद करती हैं। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम्हारे फंदे में फंस गई। थू है तुम पर। भाड़ में जाओ, सब कुछ खत्म हो गया। अब कभी मेरे सामने मत पड़ना। गैरत हो तो अपना काला मुंह लेकर मेरे सामने से चले जाओ। उस दिन शाम को निशा जल्दी घर पहुंच गई। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था। मीरा और महेश जी ने भेद भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। निशा चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। महेश जी ने मीरा को इशारा किया। वो पीछे पीछे निशा के कमरे में पहुंची। महेश जी भी बाहर आकर खड़े हो गए थे। आज बहुत जल्दी आ गई बेटा? मीरा ने निशा से पूछा। हाँ मम्मी, आज मैं अपने मन का बोझ उतार कर आई हूँ। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। फिर उसने एक एक बात अपनी मम्मी को बता दी। मम्मी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। उसे पुचकारते हुए बोली, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी जैसी बेटी हर माँ बाप को मिले। मम्मी, ये सब आपकी समझदारी की वजह से हुआ है। समय रहते आपने मुझे संभाल लिया। मैं आपकी बात समझ गई और बर्बाद होने से बच गई। आप थोड़ी और देर करती तो मेरी बर्बादी हो चुकी होती। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। आपकी नसीहत और मार्गदर्शन से एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। हाँ बेटा, तुम्हारे सिवा हमारा और कौन है?
तुम भी ऐसे चली जाती तो हमारे जीवन में क्या बचता। मम्मी, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं आपके साथ हूँ और भैया भाभी भी तो हैं। निशा की बात सुनकर मीरा ने अफसोस से कहा, वे अब हमारे कहाँ रहे बेटा। हमने तो एक दूसरे को नहीं समझा और वो हमसे दूर हो गए। ऐसा नहीं है मम्मी, वो पहले भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं। ये क्या कह रही हो तुम निशा? मम्मी, मैं आपको राज की बात बताती हूँ। भैया और भाभी से मैं रोज बात करती हूँ। भाभी खुद फोन करती हैं मुझे। मैंने उन्हें वीडियो कॉल पर देखा है। वो बहुत प्यारी बातें करती हैं। वो हम सबको देखना चाहती हैं। भैया तो एक दिन भी मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकते। वो और भाभी यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन पापा से डरते हैं, इसलिए नहीं आते। मम्मी, आप एक बार, सिर्फ एक बार उनसे कह दो कि आपने उन्हें माफ कर दिया। वो दौड़ते हुए आएंगे। सच? मीरा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी, आज तूने मुझे दुगनी खुशी दी है। खुशी से उनकी आंखें भर आईं। हाँ मम्मी, आप उन्हें फोन तो करो। निशा चहक रही थी। मैं भाभी से मिलना चाहती हूँ। अभी करती हूँ, पहले तेरे पापा को तो बता दूँ। सुनकर वो भी बहुत खुश होंगे। हम लोगों ने न जाने कितनी बार तेरे भैया भाभी को बुलाने के बारे में सोचा, बस अपनी जिद पर अड़े रहे। बेटे के सामने झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन आज हम बेटे के लिए, उसकी खुशी के लिए छोटे बन जाएंगे। उसे फोन करेंगे। वो बाहर जाने के लिए मुड़ी। कमरे के बाहर खड़े महेश जी अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। आज उन्हें उनकी खोई हुई खुशी वापस मिल गई थी। बेटी भी झूठे प्यार की अंधेरी गलियों में भटकने से बच गई थी। वो सही सलामत अपने घर लौट आई थी। बेटा भी वापस मिल गया था। आज उनकी जिद टूट गई थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मीरा ने महेश जी को बाहर खड़े देखा। वो समझ गई कि अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। वे सब सुन चुके थे। उनके पास जाकर भरे गले से बोली, चलिए अपने बेटे को फोन कर दें और बहू के स्वागत की तैयारी करें। आज हमें दोगुनी खुशी मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे घोंसले के पंछी वापस आ गए हैं। अब हमारा घर वीरान नहीं रहेगा। हाँ मीरा, महेश जी ने उसे खुशी से गले लगाते हुए कहा। घोंसले के पंछी घोंसले में ही रहते हैं, डाल पर नहीं। प्रतीक को वापस आना ही था। हमारी बगिया के फूल यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, उनकी खुशबू चारों ओर फैले, वो अपनी महक से सबके जीवन को गुलजार कर दे। हमारी बस यही तमन्ना है।